साथियों नमस्कार। साथियों, आज आपके लिए पूरे देश भर के अंदर जो वैल्यू एडिशन यानी सीप एंड गोट का जो मेन प्रोडक्ट है, मीट जिसे अपन कहेंगे, उस पे जो प्रोसेसिंग एवं वैल्यू एडिशन का जो काम हो रहा है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के अंदर, यहाँ पे हम मीट प्रोसेसिंग लैब से आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। और इस लैब के इंचार्ज डॉक्टर अरविंद सोनी सर अपने साथ में हैं। सर से अपन जानेंगे कि मीट प्रोसेसिंग पे यदि कोई युवा कार्य करना चाहता है, काम करना चाहता है, तो ये किस तरह का व्यवसाय है, कैसा ये बिजनेस है, और इनके यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसपे आप सब लोग या आप में से कोई इच्छुक जो किसान है या पशुपालक है या युवा उद्यमी जो है वो कार्य कर सकता है। तो सबसे पहले सर, आपको हमारे सभी दर्शकों की तरफ से नमस्कार। नमस्कार शंकर जी। सर, आप जो ये आपकी लैब है ये कब से कार्य कर रही है, और आपकी ये प्रमाणित लैब है पूरे भारत में ही नहीं जबकि विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड को ये पूरा करती है, तो ये क्या कुछ यहाँ पे आप बना रहे हैं सर, और कौन कौन से प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं? शंकर जी, जो आज हम जो वैल्यू एडिशन के बारे में बात करेंगे, जो मीट से जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं हम इमल्सन बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स। तो इसकी एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम डिफरेंट कई प्रकार के हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले है कि जो ये इंडिया में अभी तक जो मीट को हम कंज्यूम करते हैं वो रॉ फॉर्म में कंज्यूम हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ रही है और हमारा कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहा है, सोसाइटी में वर्किंग कपल्स बढ़ रहे हैं, तो उनको हाइजीनिक और ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो उनको बनाने में उनको टाइम ना लगे। तो ये सब प्रोडक्ट हमारे क्या रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व प्रोडक्ट है। मतलब इनको प्रोडक्ट से आप मार्केट, सुपरमार्केट से आप इनको खरीद के लेके आओ, आपको फ्रीज में रखो, डीप फ्रीज में आपके पास जो है, उसके बाद आप इसको थो करो, इसको डिफ्रोस्ट करो, और उसके बाद इसको आप माइक्रोवेव कर सकते हैं, या फिर आपको हल्का डीप फ्राई या जैसे भी आपको जिस प्रकार से कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खाना चाहता है उस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के जो हम अवयव है, जो मसाले, सभी इसमें मिन्स होते हैं और पूरी तरह से कुक होता है। इसमें आपको अलग से कुक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अलग अलग प्रकार के, जैसे हमारे प्रोडक्ट जो इमल्सन बेस्ड प्रोडक्ट हम यहाँ पे बनाते हैं, उसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट हैं। जैसे सबसे जो ये वेस्टर्न कंट्रीज में काफी पॉपुलर ये प्रोडक्ट है, जैसे सॉसेजेस हुए, मटन सॉसेजेस हैं, ठीक है, मटन पेटीज हैं, मटन सलामीज हैं, मीट बॉल्स हैं। जैसे हम वेजिटेबल में भी अब हम जो बॉल्स बनाते हैं उसी प्रकार की ये मीट की बॉल्स हैं। इसके अलावा कबाब्स है, ट्रेडिशनल मीट प्रोडक्ट हैं, ये भी हम इमल्सन बेस्ड टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। इसके अलावा अपना नगेट्स हैं, बाइट्स हैं और लोफ्स हैं। अब क्या ये सभी प्रकार के प्रोडक्ट एक ही इमल्सन से बनाए जा सकते हैं? जी सर। लेकिन इनका पकाने का तरीका अलग है और खाने का तरीका अलग है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैंने मीट बॉल और ये नगेट्स है, तो इसको हम पकाने में स्टीम हीट का उपयोग करते हैं। स्टीम हीट से ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। और बात करूं जैसे मैं पेटीज की, तो ये पेटीज क्या ड्राई हीट से बनाए जाते हैं, ओवन में इनकी कुकिंग होती है। अब इनका खाने का तरीका जैसे मैंने बताया सबका अलग अलग है। अब ये बाइट्स है, ये छोटे छोटे पीसेस है, बच्चों के लिए सबसे अच्छे हैं। बच्चे इनको एज ए टॉफी की तरह यूज करके उनको इसमें प्रोटीन भी काफी अच्छा मिलेगा और उनको ये पता भी नहीं चलेगा कि मीट के बने हुए हैं, जो इस प्रकार से। और जैसे अब ये पेटीज हैं, पेटीज हमने बनाई है जो ड्राई हीट कुकिंग से बनती है। ये पेटीज के बर्गर के रूप में, इनका शेप ऐसा होता है कि बर्गर के साथ हम खा सकते हैं। आपके लोफ्स हैं, लोफ्स को हम ब्रेड के साथ खा सकते हैं। हम जो सुबह जो नाश्ते में ब्रेड खाते हैं उसमें ये लोफ्स हल्का सा गर्म किए, तवा पे ब्रेड के बीच लगाया, तो ब्रेड तो आपको कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर रहा है, ये आपकी प्रोटीन की पूर्ति करेगा, क्योंकि हमें कंप्लीट फूड खाना है, तो कंप्लीट फूड की पूर्ति करेगा। बेसिकली सर, अपन बात करें इनमें लगभग प्रोटीन का लेवल कितने परसेंटेज तक क्या रहता है? इनमें प्रोटीन का लेवल 20 से 25 20 से 25% इनमें प्रोटीन का लेवल होता है। जी सर, यानी अपने को जो दालों से प्रोटीन मिलती है उसके इक्वल इससे प्रोटीन अपने को हाँ, दालों से मिल जाती है। दूसरी बात ये है, जो हम एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन यूज करते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी 90% से ऊपर होती है। मतलब जैसे अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन हम खा रहे हैं इनके थ्रू, तो उसका 90 ग्राम प्रोटीन अपने शरीर को मिलेगा, जबकि जो वेजिटेबल प्रोटीन होती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी 60% ही होती है। ओके 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 सर। तो ये सर अपन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इनकी प्राइमरी क्या प्रोसेस है, किस तरह से अपन इस फॉर्म में आ पाते हैं? तो सबसे पहले तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे, ये बिना हड्डी के मांस से बनते हैं, मतलब डीबोन मीट बोलते हैं, उससे बनते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एनिमल आया। दूसरी चीज में इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, जो ये वैल्यू एडिशन है, इसमें हम उस प्रकार के मीट का उपयोग कर सकते हैं जो हमारा रॉ फॉर्म में खाने लायक इतना अच्छा नहीं रहता, इतना जूसी नहीं रहता। जैसे
जो शीप गोट की कैटेगरी की बात करूँ तो जो अच्छा खाने वाला मांस होता है जिसको हम टेंडर मीट बोलते हैं, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का जानवर होता है। लेकिन जो बड़ा भाई बड़े जिसके बड़ा बड़ा फार्म होता है, शीप गोट फार्म होता है, उसके पास कुछ ब्रीडिंग मेल्स भी होते हैं और कुछ ब्रीडिंग फीमेल्स भी होती हैं। कुछ जी ऐसा जानवर जिनकी एज 3 से 4 साल 5 साल होगी, तो जी सर। उसकी मीट की कीमत मार्केट में उतनी नहीं मिलेगी जितना कि 6 महीने से लेकर 1 साल तक के जानवर की मिलती है। यस तो सर। उनके मीट का प्रभावी उपयोग हम इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाने में कर सकते हैं। जी तो सर। सबसे पहले जो एनिमल आएगा उसका हम विधिवत तरीके से उसका स्लॉटर करेंगे। यस सर। स्लॉटर करने के बाद उसका जो मीट है उसे बोन से अलग करेंगे। बोन से जो मीट अलग होने के बाद हम मीट को हम करेंगे फ्रोजन। फ्रोजन करने से क्या होता है, एक बार फ्रोजन कर लेंगे और नेक्स्ट डे उसके छोटे छोटे ये चंक्स बना के जो हम मीट मिन्सर में हम इसको मिन्स करेंगे तो ये मिन्सिंग उसकी बहुत अच्छी मिन्सिंग आती है। तो सबसे पहले इसका हम डीबोन मीट लेंगे, फ्रोजन करके उसका हम मिन्सिंग करेंगे। ये जो हम आपने अभी आपको हमने जो फ्रोजन मीट दिखाया था उसको सबसे पहले ये मीट मिन्सर मशीन है, तो उसमें अपने को ये पहले हम इसको मिन्स किया जाता है। ये देखो जैसे आप इसमें मीट डाल रहे हैं और ये इसमें ये मीट मिन्स होके बाहर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल मिन्स मीट। तो इसमें क्या होता है, सिंगल मिन्स को मीट करने के बाद ये हम इसमें ये हमारा डबल मिन्स का मीट है, तो इसमें काफी ये मीट मिन्स हो जाता है। इसका मिन्स करने के बाद हम इसमें जो हमारी बाउल चॉपर मशीन है इसमें हम डालेंगे हम अब इसको सर, और इसमें ही जितना हमारा जो मसाला है जो भी कुछ आपके सामने अभी दिखाएंगे तो इससे हमारा इमल्सन बनकर तैयार होगा। ये तो सर आपने जो मीट को मिन्स किया है मिन्सिंग मशीन से, ये करने के बाद में क्या क्या इसकी और प्रोसेस है, इसके बारे में आप आगे कंप्लीट बताइए ताकि जो कोई दर्शक साथी है देख रहे हैं इनको भी इसके बारे में सही से पता चल सके। सर जो अब मैंने दिखाया कि मीट मिन्सर से ये हम मीट को डबल मिन्स करके मिन्स कर लेते हैं। इसके बाद इस मीट में हमें मिलाए जाएंगे जो मसाले जो हम मिलाते हैं, जो चीजें होती हैं वो इसमें मिन्स किया जाएगा। तो इसका मिन्स करने के लिए एक मशीन है जिसको हम बाउल चॉपर के नाम से जानते हैं। ठीक है। वो क्या क्या यूनिफॉर्म तरीके से जो मसालों को इसमें मिक्स कर देती है और इसमें ही हमारा साइंस है जो हमें, तो इससे एक इमल्सन बनता है। उस इमल्सन की बाइंडिंग से ही जो इमल्सन में जो बाइंडिंग आती है, इमल्सन अच्छा बनता है, उसी से प्रोडक्ट की बाइंडिंग आती है। तो उसमें हम जो डिफरेंट प्रकार के जो मसाले कहते हैं उसमें हम कौन कौन से मसाले, सबसे पहले से तो हमारा कॉमन साल्ट जिसको हम टेबल साल्ट बोलते हैं, नमक, वो यूज किया जाता है। इसके बाद बाइंडर के रूप में हम कुछ मात्रा में मैदा और सूजी, जिनको दोनों को हम मिक्स यूज करते हैं, ज्यादा इसमें है नहीं, लगभग अगर बात करें तो 2 से 3% के आसपास पूरे में सूजी और मैदा होती है। इसके बाद ये स्पाइसेस हम यूज करते हैं। जो स्पाइसेस है सबसे जो बड़ी चीज है, जो प्रोडक्ट का टेस्ट है वो स्पाइसेस से आता है। और हम एडवाइस करते हैं जो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, हमने एक स्पाइस का फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है कि इस मीट प्रोडक्ट में कौन सा स्पाइस फॉर्मुलेशन गिरेगा। तो हम मार्केट से रा स्पाइसेस खरीदते हैं, उसको हम यहाँ पे ड्राई करने के बाद खुद ही मिक्स करके स्पाइस मिक्स बनाते हैं। यानी अपन यूं कह सकते हैं ये आपका सीक्रेट मसाला है। हाँ, वो सीक्रेट मसाला जैसा आजकल चल रहा है, ये सीक्रेट मसाला ही है। तो इसके फिर इसमें हम थोड़ा सा ये चीनी कहते हैं, हल्की सी चीनी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मीट का एक रिएक्शन बोलते हैं साइंस में, ब्राउनिंग रिएक्शन। तो ब्राउनिंग रिएक्शन से प्रोडक्ट का हल्का सा जो ब्राउन कलर है वो चीनी की वजह से आ जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में बाइंडिंग के लिए हमारा ऑयल गिरता है, ये ऑयल है। और इसके अलावा एक ये हम इसमें कहते हैं सोडियम ट्राइफॉस्फेट। अब ये कहने को हम ये केमिकल है, केमिकल तो नमक भी है, नमक भी सोडियम क्लोराइड है, लेकिन ये इसी कैटेगरी का एक केमिकल है सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट। नमक हम कहते हैं टेस्ट के लिए, ये हम केमिकल कहते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसकी में क्या वाटर बाइंड होना चाहिए। तो इसमें क्या फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप क्या काम करता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो H2 मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल को बाइंड करके प्रोडक्ट में रखता है, जिससे कि जो कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट यूज करता है तो उसको जूसीनेस फील होता है। ठीक है, जूसी फ्रेशनेस जिसे अपन कहते हैं। फ्रेश तो रहता ही है, जूसीनेस मतलब चबाने में उसको ऐसा लग रहा है जैसे हाँ उसमें ड्राई फील नहीं होगा उसको। जी सर, जी सर। तो ये सर बनने के बाद में जैसे देखें तो अपनी इसकी सेल्फ लाइफ, ये अलग अलग प्रोडक्ट की आइडियल सेल्फ लाइफ क्या रहती है, कितने टाइम तक खराब नहीं होती है सब? शंकर जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके बारे में हमें जो युवा अपने एंटरप्रेन्योर है, कंज्यूमर को भी पता होना चाहिए कि हम जो मार्केट से प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी सेल्फ लाइफ क्या है। जी सर। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जो हमने मिन्स करके प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट हमने एक बार बना लिया, कुक कर लिया, उसको अगर हम रख रहे हैं रेफ्रिजरेशन में, जिसको हम घरेलू फ्रीज बोलते हैं, जहां हम अपनी सब्जियां रखते हैं, तो ये रेफ्रिजरेशन में 20 दिन तक, ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम यूज कर सकते हैं। जी सर। एक दूसरा होता है फ्रोजन, जिसको हमारे टेम्परेचर बोलते हैं -18 डिग्री सेल्सियस, जो बड़े बड़े फ्रीज आते हैं, या फिर हमारा घरेलू फ्रीज में भी एक फ्रोजन
चैम्बर होता है, डीप फ्रीज, हाँ, जहाँ सबसे ऊपर जहाँ बर्फ जमती है, वो हम उसको फ्रोजन मान सकते हैं। अगर हम अपने प्रोडक्ट को वहां पे रखेंगे जब बर्फ जमती है, तो ये प्रोडक्ट हम 4 महीने तक बिना खराब हुए इसकी सेल्फ लाइफ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो नट सेल में कहूँ तो जब नीचे वाला फ्रिज का जो पोर्शन है उसमें 20 दिन तक, और जो बर्फ जमती है ऊपर वाला पोर्शन हम बताते हैं उसमें 4 महीने तक। यानी बेसिकली कोई कंज्यूमर यूज करता है तो मैक्सिमम 5-6 डेज 7 डेज तक करता है, इससे ज्यादा तो मेरे को नहीं लग रहा कि ज्यादा कोई लंबे टाइम तक रखता होगा। पर फिर भी अपन यूं कह सकते हैं कि 40 डेज तक 45 डेज तक इसे डीप फ्रीजिंग में इजीली रख सकते हैं। यस यस। जो मीट इमल्सन हमने बनाया था सुबह, उसको स्टीम कुक करते हैं हम। पहले उसको मोल्ड में भरा जाता है मीट इमल्सन को, वो मोल्ड भी दिखाया था। उसके बाद उसको मीट इमल्सन को हम स्टीम कुक करने के बाद केवल नगेट्स के केस में हम उसको स्टीम कुक कर रहे हैं, लोफ्स भी बना सकते हैं, सलामी बना सकते हैं जी सर। फिर उसके बाद उन ब्लॉकों की एक निश्चित शेप और आकार में कटिंग की जाती है। जैसे जो हमारे यहाँ कॉमनली नगेट्स की जो हम बनाते हैं, तो ये नगेट्स की कटिंग हमारी चल रही है। इसमें इस मशीन में एक साइज होता है यहाँ पे, तो उससे हम डिफरेंट प्रकार से साइज हम एडजस्ट कर पाते हैं। तो हमने हमारी जो नगेट्स की कटिंग है वो 15x15 मतलब 15 mm बाई 15 mm होती है, 1.5 सेंटीमीटर के आसपास। तो इसकी हम नगेट्स की कटिंग कर सकते हैं, और नगेट्स की कटिंग करने के बाद हम इसको इस प्रकार से पॉलीथीन में एरोबिक पैकेजिंग करके और इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। अगर इसकी आपको और ज्यादा सेल्फ लाइफ चाहिए तो आप इसकी ट्रे पैकेजिंग कर सकते हैं, इसकी वैक्यूम पैकेजिंग कर सकते हैं, वो पैकेजिंग पे आपकी डिपेंड है। ये आधा केजी वेट में है? हाँ, ये अभी हमारे पास हाफ केजी वेट में हमारा जो एक्स्ट्रा सरप्लस मीट होता है, तो हम उसको नगेट्स बना के हाफ केजी के पैक में हम उसको सेल के लिए अवेलेबल कराते हैं। इसमें हाफ केजी का 1 केजी का आपके यहाँ क्या प्राइस है सर? अभी हमारे यहाँ 1 केजी का प्राइस है 360 रुपीज पर केजी, क्योंकि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। हमारे जो एनिमल आते हैं यहाँ पे रिसर्च पर्पज से आते हैं। रिसर्च पर्पज करने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा मीट बचता है उसको हम एज ए नगेट्स बना के, टेक्नोलॉजी बना के हम पब्लिक के जनरल वेलफेयर के लिए सेल कर देते हैं। जी सर। ये अभी यूजेबल है, यूज के लिए? हाँ, अब इसको हम यूज कर सकते हैं। ये अभी हम आपको अगर इस प्रकार के नगेट्स को अगर हम रेफ्रिजरेशन में रखेंगे तो ये 20 दिन तक खराब नहीं होंगे, और इसी पैकेट को अगर हम फ्रोजन कंडीशन में रख देंगे जहाँ ऊपर बर्फ जमती है फ्रीज में, तो ये 4 महीने तक खराब नहीं होंगे। और ऐसे रूम टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे ये लगभग 24 से 36 घंटे चल जाएंगे। ओके। हाँ, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे नहीं, इसके लिए रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता होती है। और अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आपके रेडी टू ईट है। जस्ट इस नगेट्स को लेके आओ, इसको माइक्रोवेव करो या डीप फ्राई करो और आप खाने के लिए यूज करो। जिसको आप पनीर की तरह यूज कर सकते हो, आपको ग्रेवी में पनीर के टुकड़े टुकड़े बना के जैसे आप यूज करते हैं। बिल्कुल। हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड हाइजीनिक मीट प्रोडक्ट। ठीक है सर। अब आपने बेसिकली ये भी बता दिया कि इस तरह के प्रोडक्ट आपके यहाँ पे बन रहे हैं, तो यदि ये सब बनाने के लिए कोई किसान, कोई युवा या कोई ऐसा साथी इसमें इंटरेस्ट रखता है और वो सीखना यदि चाहे, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? आपके यहाँ से कैसे सीख सकता है? यदि प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, तो उसके लिए कैसे क्या संपर्क कर सकता है? सबसे पहले तो हम जो हमारे ये सेक्शन है, हम साल भर में विभिन्न समय पे इस प्रकार की ट्रेनिंग आयोजित कराते रहते हैं। जी सर। हो सकता है इस साल 2024 में हम अगस्त या जुलाई अगस्त के आसपास ट्रेनिंग का बैच अनाउंस करें। जी सर। तो इसमें हमारी ट्रेनिंग, जिसमें हम हाइजीनिक स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल कैसे करते हैं, मीट को डीबोन्ड कैसे करते हैं, किस प्रकार से स्पाइसेस का फॉर्मुलेशन होता है, किस प्रकार से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, किस प्रोडक्ट में कितना मीट गिरता है, कितना मसाले गिरता है, ये सब प्रकार की ट्रेनिंग हम देते हैं। हर प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। इमल्सन बेस के भी अलावा हमारे पास सर और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कुछ हमारा रूम टेम्परेचर पे जो सेल्फ स्टेबल होता है। ये तो जैसे फ्रीज पे सेल्फ स्टेबल होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे सेल्फ स्टेबल होता है, जैसे मांस का अचार हुआ, मांस के बिस्किट हुए, ठीक है, नमकीन हुई, इस प्रकार के भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, उसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ये हमारी ट्रेनिंग 5 से लेकर 7 दिनों तक की हमारी ट्रेनिंग होती है। और इस ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले जो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान है, इसके निदेशक से परमिशन लेनी होती है। निदेशक महोदय से परमिशन के बाद हम जो बैच हमारा पूरा हो जाता है, जो हम 15 से 20 व्यक्ति या 10 से 15 व्यक्ति को एक साथ ट्रेनिंग देते हैं, तो जैसे हमारा बैच पूरा होता है हम उनको कॉल कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे रहने की सुविधाएं हैं, आराम से हम उनके हाथ से बनवाते हैं कि आप आइए, आप हमारे यहाँ प्रोडक्ट बना के देखिए। इस बिजनेस में सर एक चीज और होती है कि ये थोड़ा सा, जो हम अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो मशीनों की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। यस सर। क्योंकि कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर आना चाहता है तो एकदम से इसको थोड़ा सा रिस्क फील होता है कि मेरा ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सर हम इतना कर सकते हैं कि जैसे हमारी मशीनें हैं, तो कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने हमसे यहाँ से ट्रेनिंग ली है और वो अपना बिजनेस करना चाहता है, तो उसको शुरुआती दौर के लिए हम कुछ नॉमिनल चार्जेस पे
उसको हम मशीन उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है। वो अपना रॉ मटेरियल लाए, यहाँ से प्रोडक्ट बनाए और लेके जाए और अपनी जगह ले जाके उसको सेल आउट करे। ठीक अगर उसका बिजनेस वहां से बन जाता है कि हाँ भाई उसकी मार्केट में उसकी वहां डिमांड है, तो वो अपने हम एडवाइस ये करेंगे कि आप अपनी अब मशीन लीजिए और अपना बिजनेस यानी आप उसे यूं कहें कि रूट से लेकर के और टॉप तक ले जाने के लिए आप पूरा अपना संस्थान की तरफ से उसका सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में उसका सहयोग किया जाएगा अगर जी जी सर। एक सर सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हर एक चीज अपन प्रोडक्शन करें या प्रोसेसिंग करें, वैल्यू एडिशन करें, मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग में खैर मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें इतना ज्यादा इशू रहेगा। और यदि अपन देखें मीट के जो प्रोडक्ट हैं इनकी विदेशों के अंदर भी बहुत ज्यादा डिमांड है, एक्सपोर्ट भी अपने यहाँ से मीट प्रोडक्ट खूब हो रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है कि इसका क्या भविष्य क्या है इस चीज का? देखो सर, अभी मैं बात बताऊं तो इंडिया में ये जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ओनली 2% है। जी सर। ठीक है, और जैसा भी हम जान रहे हैं इंडिया में एजुकेशन स्तर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। यस सर। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो नो डाउट आने वाले समय में ये प्रोसेसिंग सेक्टर तो इंक्रीज होगा। जी सर। ठीक है, अब इस प्रकार के बिजनेस करने के लिए तो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये लाइसेंस क्या है, ये कोई ज्यादा कठिन लेने वाली चीज नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उसके साइन से जारी होते हैं। आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, नॉमिनल इसकी फीस होती है। उस प्रकार से इसका आवेदन करके लाइसेंस ले सकते हैं। 1 साल के लिए मिलता है, 5 साल के लिए मिलता है। आप जिस हिसाब से लेना चाहें लाइसेंस ले सकते हैं और अपने आप को प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट यदि अपन बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसके लिए अपने को ये जो लाइसेंस की प्रोसेस है इससे गुजरना जरूरी है। जबकि बेसिकली अपन प्रोडक्शन यदि करते हैं, भेड़ पालन, बकरी पालन, उसमें इस तरह की कोई जरूरत नहीं होती। नहीं, फूड का कोई सा बिजनेस करें, फूड का चाहिए, हम ठेली भी लगाते हैं किसी चीज की, हाँ, तो उसके पास भी FSSAI का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक एजुकेटेड है, वो चाहती है कि मेरा फूड हाइजीनिक तरीके से बन रहा है कहीं। तो वो ये इंश्योर, ये लाइसेंस करता है। ठीक है। एक सर जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी यदि बेसिकली अपन थोड़ी सी बात करें, क्योंकि कई ऐसे फार्मर हैं इंटरेस्टेड जो बड़े लेवल पे काम करना चाहता है, तो अपन मेरे ख्याल से रॉ मीट को अपन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि इसमें शायद तक कोई इश्यू नहीं है। तो इस पे आपका क्या विचार है और क्या विदेशों में इसकी इस तरह के प्रोडक्ट की कैसी डिमांड है? देखो, विदेशों में तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है और काफी लोग बाग इसका प्रोसेस मीट ही यूज करते हैं। रॉ मीट भी यूज करते हैं, लेकिन प्रोसेस मीट वो मार्केट से गए और लेके आ गए, तो इसकी नो डाउट इसकी एक्सपोर्ट में भी काफी डिमांड है। लेकिन एक्सपोर्ट हम किसी चीज को, मैं आपको बताना चाहूँ, तब करेंगे तब हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। यस सर। तो हमारे पास जब सेल्फ सफिशिएंट रॉ मटेरियल होगा, ठीक है, हम अपनी डिमांड हम पहले अपनी खुद पूरी कर लेंगे, तो हम उस चीज को एक्सपोर्ट करेंगे। नो डाउट इन फ्यूचर एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छा भविष्य है इसका। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये जो प्रोडक्ट हैं हम देख पा रहे हैं, कहीं आपके नेगेट्स बन रहे हैं, कहीं पेटीज बन रहे हैं, इन सब का फायदा तो आपने बेसिकली बता दिया कि इसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा है, इजी है, अपन कोई वर्किंग है तो भी 10 मिनट के अंदर अपना फूड तैयार कर सकता है। पर इसकी जो प्रॉपर्टी है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि अपन बात करें, तो इसमें और जो रॉ मीट यदि कोई इंटेक करता है तो उसमें कितना क्या डिफरेंस आ जाता है? ओके, मैं सबसे पहले बताऊं, ये है अपनी जो ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए है जी। रॉ मीट में क्या है, बनाने में बहुत टाइम लगता है जी सर। आप मार्केट जाओगे, पहली बात तो कोई पब्लिक जल्दी सी मार्केट जाना पसंद नहीं करता कि मीट की शॉप पे जाए, रॉ मीट लेके आए। यस सर। ठीक है, वो मार्केट गया, उसको मीट को लेके आया, फिर उसको इतना तैयारी करेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे उसको लग जाएगा उसको रॉ मीट बनाने में। यस सर। फिर किसी को पता भी नहीं होता कि कैसे प्रोडक्ट बनाता है, कि रॉ मीट में कई रेसिपी चलती है, वो कोई किस तरीके से बनाना खाना पसंद करता है, कोई किस तरीके से खाना पसंद करता है, लेकिन इसकी रेसिपी एक है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको प्रोडक्ट को लेके खोलना है, खोल के गर्म करना और खाना है जी सर। अगर मैं बात करें न्यूट्रिशन वाइज की, तो न्यूट्रिशन वाइज तो जो रॉ मीट है और प्रोसेस मीट है उसका एक ही होता है, क्योंकि मीट वो भी है। ठीक है, जनरली हम मानते हैं कि रॉ मीट को हम 250 ग्राम पर पर्सन यूज करता है, लेकिन 250 ग्राम में उसका पानी वानी सब होता है। अगर हम इस प्रोडक्ट को, अगर हम 100 ग्राम भी अगर हम इसको यूज करेंगे तो वो बराबर 250 ग्राम के हमारा न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगा, और इसमें हमें 20 से 25% हमें प्रोटीन भी मिल रहा है। प्रोटीन के साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबसे बड़ी बात जो आज चल रही है विटामिन B12, जो हम एनिमल सोर्स से मिलता है। विटामिन B12 काफी अच्छा है इसमें, विटामिन B कॉम्प्लेक्स काफी अच्छे हैं, आयरन काफी अच्छा है। तो इसके अलावा जो प्रोटीन के साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है।
ठीक है सर। तो साथियों, आपने वैल्यू एडिशन एवं प्रोसेसिंग से संबंधित इस वीडियो के अंदर तमाम जानकारियां जानी। ये वीडियो आपके साथ में जो जानकारी साझा कर रहे थे डॉक्टर अरविंद जी सोनी सर। आप यहाँ पे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के अंदर वैज्ञानिक हैं एवं इस यूनिट के आप इंचार्ज हैं। सर से आपने तमाम तरह की जानकारियां जानी, इसके लिए सर का एवं सर के पूरे संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आप सभी दर्शक साथियों ने इस महत्वपूर्ण जो वीडियो को देखा, जाना किस तरह से अपन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, या आप में से कोई भविष्य के अंदर इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप यदि शुरू करना चाहता है, आप में से कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो आप सर के माध्यम से, इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से इस तरह की ट्रेनिंग लेकर के, प्रशिक्षण लेकर के अपना उद्यम है वो शुरू कर सकते हैं। सर, एक छोटा सा लास्ट में मेरी क्वेरी थोड़ी सी रह भी गई कि यदि इस तरह का काम कोई किसान, कोई पशुपालक शुरू करता है तो गवर्नमेंट क्या सहायता करती है, सब्सिडी की यदि अपन बात करें तो इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट योजना है, उसके माध्यम से भी किसानों को, पशुपालकों को सब्सिडी मिलती है, जिसमें 35% सब्सिडी है। इसके अलावा भी सर ऐसी कोई और योजना है जिसपे कोई स्टार्टअप इस तरह का शुरू कर सकता है? बिल्कुल शंकर जी, जैसे आपने बात बताया कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट राज्य सरकारें भी हैं जी सर। जिनकी योजनाएं चलती रहती हैं। जी सर। वो अलग अलग स्कीम में पशुपालन के अलग अलग प्रकार से जो सब्सिडी स्कीम है या फिर लोन फैसिलिटेट कराती रहती हैं। जैसे मैं राजस्थान सरकार की बात करूं तो राजस्थान सरकार में भी जो महिलाओं के लिए स्पेशल इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है, और इस प्रकार की कई परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से एक महिला भी, जी सर, ठीक है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकती है, अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। जी सर। धन्यवाद। ठीक है साथियों, आपको इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से मिलकर के भी इस तरह की योजनाओं के बारे में जान सकते हैं। इस संस्थान के माध्यम से आप जान सकते हैं, CIRG के माध्यम से आप जान सकते हैं, या अपने अलग अलग जिलों के अंदर देश में कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हैं, वहां के माध्यम से भी आप इस तरह की टेक्निक के बारे में या इस तरह की गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जान सकते हैं और पशुपालन के अंदर आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। सभी साथियों का एवं सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपने इस तरह की एक तकनीकी जानकारी हमारे किसान भाइयों तक, पशुपालकों तक दी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।